ट्वेल्थ के एग्ज़ाम देकर पास आउट ही हुआ था और फिर मैंने सोच लिया कि भैया मुझे कोचिंग सेंटर खोलना है कि मैं बहुत ज़्यादा हकलाता था। तो वहाँ पर जब बच्चे मेरे से जुड़ते थे और ट्रायल क्लासेस लेते थे, तो वो ट्रायल क्लास के बाद ये कह के छोड़ देते थे कि सर आपकी स्पीच प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। मैंने एक सबसे खराब चीज़ जो फेस की वो ये थी कि आज अगर आप 100 बच्चों से पूछो कि वो बड़े होकर क्या बनना चाहते हैं, तो 95% बच्चे एक ही जवाब देते हैं कि उनको इंजीनियर, डॉक्टर, सीए, लॉयर, आईएएस, आईपीएस बनना है। कुछ चुनिंदा बच्चे ही ऐसे होंगे जो बोलेंगे कि हाँ, मुझे टीचर बनना है। मुझे याद है, अपनी क्लास में मैं अकेला था। टीचिंग का जो एक जॉब होता है, वो टोटली डिपेंड करता है उसके बोलने की स्किल पर। और मैं हकलाता था, इतना हकलाता था कि अगर कोई मुझसे मेरा नाम भी पूछ लेता था तो मेरी रूह कांप जाती थी। मेरी दिल की धड़कनें इतनी तेज हो जाती थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। नमस्कार, मेरा नाम है उशांग घई और मैं बाय हर्ट एंड बाय प्रोफेशन मैथ्स और अकाउंट्स पढ़ाता हूं। मेरी उम्र 34 साल है और पिछले 18 सालों से मैं इस नोबल प्रोफेशन के अंदर हूं। आज जोश टॉक के माध्यम से मैं आपको अपनी ऑनलाइन और ऑफलाइन टीचिंग जर्नी के बारे में बताना चाहूंगा और यह भी बताना चाहूंगा कि कैसे एक हकलाता हुआ बच्चे ने अपने उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया और रोहिणी दिल्ली का एक जाना माना कोचिंग सेंटर को खड़ा किया और आज वही बच्चा ऑनलाइन के माध्यम से लाखों बच्चों को एडुकेट कर रहा है। मेरा जन्म 21 जून 1990 को रोहिणी इलाके में हुआ और 1 अप्रैल 1994 को मेरे फादर एक एक्सीडेंट में एक्सपायर हो गए। मेरी उम्र 3.5 साल की थी और मेरे भाई की उम्र 1.5 साल की थी। मेरी माँ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं थी एज में, उनको उनके इन-लॉज ने घर से निकाल दिया, ये कहकर कि भाई तू हमारा बेटा खा गई। फिर हम नानी जी के घर शिफ्ट हो गए। मेरी नानी ने ही हम दोनों भाइयों को पाला, पोसा और बड़ा किया। मैं यहाँ एडमिट करना चाहूँगा कि मेरे मामा, मामी और नानी जी ने इतना सपोर्ट किया कि मैं आपको बता नहीं सकता। लेकिन हर एक सपोर्ट की एक लिमिट होती है, क्योंकि आफ्टर ऑल उनकी भी कोई ना कोई एक फैमिली थी, उनके ऊपर भी बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी। तो जब मैं 6th स्टैंडर्ड में पहुंचा तो हमें एक अलग घर लेना पड़ गया। मैं, भाई और मदर अलग हो गए। यहां से पता चला कि मेरी असली जिंदगी, जो असली जिंदगी की सच्चाई होती है, जो स्ट्रगल है, हमें वो पता चला। हम लोगों ने बहुत स्ट्रगल किया, खासकर मेरी मदर ने इतना स्ट्रगल किया कि उन्होंने हर वो काम किया जो शायद एक फादर सोच भी नहीं सकता। उन्होंने डोर टू डोर शैम्पू बेचे, डोर टू डोर कॉस्मेटिक बेचा, उन्होंने पार्लर के अंदर काम किया, सिलाई बुनाई बुटीक के अंदर काम किया, हर वो काम किया जिससे वो चाहती थी कि हमको एक अच्छी जिंदगी मिल सके। जब मैं 8th स्टैंडर्ड तक पहुंचा तो मुझे ये रियलाइज हो चुका था कि हाँ, मुझे अपनी माँ का हाथ बटाना है, मैं पढ़ते पढ़ते काम कर सकता हूं। तो यहां से मैं और मेरा भाई, जो कि सिर्फ 6th स्टैंडर्ड में था, हम दोनों ने पढ़ाई करते करते काम करना स्टार्ट कर दिया। हम लोगों ने भी बहुत काम किए। हमने हाथ से चूड़ियां बनाई। हम लोगों ने वीकली मार्केट्स के अंदर जा जाकर वहां पर जो जूने होते हैं जिससे आप बर्तन मांजते हो, वो आवाज लगा लगा कर बेचे। हम लोगों ने डोर टू डोर, जो मदर काम करती थी वही काम उठाया, झोला उठाया और डोर टू डोर जाकर लेडीज को कॉस्मेटिक बेचना शुरू कर दिया। मैं हाथ पे यहाँ पर नेल पेंट और आपकी लिपस्टिक लगाकर लेडीज को वो बेचा करता था। बट कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस थे कि हमारी आजीविका ढंग से चल नहीं पा रही थी। हम लोगों ने पार्ट टाइम, ऑन टाइम सारे के सारे काम किए, लेकिन फिर भी ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हम इतना ज्यादा अर्न नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि हम ये बहुत पार्ट टाइम काम कर रहे थे। 2 साल जद्दोजहद चलती रही, आई जाई चलती गई। जब मैं 10th स्टैंडर्ड में पहुंचा तो मैं एक दिन अपने भाई को मैथ्स के कुछ सवाल करा रहा था। तो मेरी मदर की एक फ्रेंड, जिनका नाम दया आंटी था, हमारे पड़ोस में ही रहती थी, वो आई। उन्होंने देखा कि मैं अपने भाई को मैथ्स अच्छे से समझा रहा हूं, तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, मेरे 2 बेटी हैं, उनको भी पढ़ा दे। तो मैंने कहा ठीक है, पड़ोस में रहती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री होगा, मैं जाके पढ़ा देता हूं। 1 हफ्ता पढ़ाने के बाद मुझे ये रियलाइज हुआ कि वो मुझे उस काम के पैसे भी देंगी। वो मेरे पास आई और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, जो तू बहुत अच्छा पढ़ा रहा है, मैं तेरे को 1 महीने बाद 600 रुपए दूंगी। ये मेरे लिए बहुत बड़ी रकम थी। 600 रुपए ऐसा हो गया था कि हम जब पूरा दिन काम करते थे, भाई, मैं और मदर मिलाकर, तब हम पूरे महीने में जाकर 2 ढाई 3 हजार कमा पाते थे। उस समय ठीक है, बहुत ज्यादा रकम लगती थी 600 रुपए, लेकिन वहां पे सिर्फ 1 घंटा मुझे देना था और वो काम करना था जो मुझे बहुत पसंद था। मुझे बचपन से पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही अच्छा लगता था।
तो वहां पर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। और ठीक 15 दिन बाद, मुझे 15 दिन भी नहीं हुए थे उनके बच्चों को पढ़ाते हुए, और 15 डेज के बाद वहां पर उन दया आंटी की एक फ्रेंड आई। दया आंटी की जो फ्रेंड थी, उन्होंने कहा कि बेटा, मेरे भी 2 बच्चे हैं, उनको भी तू आके पढ़ा दे। लेकिन उनका घर मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर था। तो मेरे ऐसे 2 बच्चे, जो मेरे पहले 2 बच्चे थे, वो थे हिमांशी और करिश्मा। हिमांशी और करिश्मा मेरे पहले 2 बच्चे, मुझे आज भी याद है। फिर वहां से मैंने उनके घर 5 किलोमीटर पैदल जाना शुरू कर दिया। जैसे ही 1 महीना बीता और दया आंटी ने मेरे हाथ में 600 रुपए रखे, मैंने सीधा जाकर 400 रुपए की एक सेकेंड हैंड साइकिल खरीदी कि भैया मेरा काम थोड़ा स्मूथली हो पाए। तो मैं अब उनके घर, जो दूसरे वाले घर थे, मैं वहां पर जाकर बुद्ध विहार के अंदर, हमारे घर से 5-7 किलोमीटर दूर रास्ता था, वहां पर जाकर डेली उनके बच्चों को भी पढ़ाने लग गया। और वहां से मुझे 800 रुपए महीना मिलना शुरू हो गया। 1 साल के अंदर मेरे पास 10 से लेकर 12 बच्चे हो गए थे, और मैं उन्हीं को होम ट्यूशंस के द्वारा या मेरे घर के अंदर आकर वो बच्चे पढ़ाई करते थे। पूरा ये जद्दोजहद 1 डेढ़ साल चलती गई। 1 साल के बाद जब मैं 11th स्टैंडर्ड में आया और जब बच्चों को और पढ़ाना स्टार्ट किया, मैंने एक सबसे खराब चीज जो फेस की, वो ये थी कि मैं बहुत ज्यादा हकलाता था। मैं इतना हकलाता था कि मैं बच्चों का नाम भी नहीं ले पाता था। तो वहां पर जब बच्चे मेरे से जुड़ते थे और ट्रायल क्लासेस लेते थे, तो वो ट्रायल क्लास के बाद ये कह के छोड़ देते थे कि सर, आपकी स्पीच प्रॉब्लम बहुत ज्यादा है। तो मुझे ये फीडबैक मिलता था। बट इस काम के अंदर, वो एक मिर्जापुर का एक बात है कि काम मजबूरी में स्टार्ट किया था, लेकिन मजा आने लग गया था। तो मुझे भी मजा आने लग गया था कि भैया देखो, एक तो मेरे अ, ऐसा काम है जिसमें मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, पढ़ना और पढ़ाना, और मुझे पैसे भी बहुत अच्छे मिल रहे थे, और मेरा घर भी धीरे 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 सेटल हो रहा था। बट अब मेरे सामने बहुत बड़ा हर्डल थी कि मैं अपनी स्पीच थेरेपी को कैसे ठीक करूं। अब वहां पर मैंने अपने ऊपर काम किया। मैंने एक बात नोट की कि मैं अगर अपने घर वालों के साथ होता हूं, अपने दोस्तों के साथ होता हूं, तो मैं इतना ज्यादा रुकता नहीं हूं, इतना ज्यादा स्टैमर नहीं करता हूं, इतना ज्यादा अटकता नहीं हूं। लेकिन जब मैं बच्चों के सामने होता हूं या नए लोगों के साथ में होता हूं, तो मुझे बहुत ज्यादा हेजिटेशन होती है। जो लोग हकलाते हैं, स्टैमर करते हैं, उनको ये बात पता होगी, ये सारा गेम कॉन्फिडेंस का है। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि जहां पर अगर आप अटक गए, तो आपका कॉन्फिडेंस ही आपको ऐसा अलाउ करेगा कि वो शब्द निकल जाए। फ्लो में तो निकल जाएगा, लेकिन अगर आपको एक शब्द बोलना पड़ेगा, तो शायद आप रुक जाओगे। अब वहां से एक चीज समझ में आ गई कि भैया कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है। तो समय के साथ साथ जब मैं और पढ़ाता गया, मेरा कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हुआ ही हुआ, मेरी हेजिटेशन रुकी, और मैं बच्चों के साथ फ्री हो गया। लेकिन मैंने कुछ काम भी किया अपने उन शब्दों पर। जहां जहां मुझे लगता था कि मैं वो शब्द हिंदी में नहीं बोल पाऊंगा, तो मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता था। जैसे मैं कलर इंग्लिश में नहीं बोल पाता था, तो मैं हिंदी में रंग बोल देता था। अगर रंग नहीं बोल पाता था, तो मैं कलर बोल देता था। एक मुझे वाक्य याद है, आपको थोड़ा अजीब सा लगेगा, कि मैं कभी राम अगर नहीं बोल पाता था, तो मैं ये बोलता था कि मैं सीता का पति, तुम्हें याद तो होगा ना। ऐसे बच्चों से पूछता था। बच्चों को अगर नाम से नहीं बुला पाता था, तो मैं बोलता था, और जैन साहब आज होमवर्क किया है कि नहीं किया, पांडे जी, तिवारी जी प्रेजेंट हो कि नहीं हो। तो यहां से मेरा कॉन्फिडेंस तो बिल्ड हुआ ही हुआ, और साथ ही साथ मैंने इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढ लिया। फिर धीरे धीरे चीजें ट्रैक पर आने लग गई, और बच्चों को यह पता लगना ही बंद हो गया कि हाँ, मैं स्टैमर करता हूं। मैं आज भी स्टैमर करता हूं, मैं आज भी हकलाता हूं, आज भी अटकता हूं। लेकिन बहुत कम बच्चे ऐसे होंगे जो ये पता लगा पाते होंगे कि हाँ, मैं कुछ शब्दों पर नहीं बोल पाता, मैं अटक जाता हूं। फिर धीरे धीरे आगे चीजें चलती गई। मैं होम ट्यूशन पढ़ा रहा था। एक दिन पढ़ाते पढ़ाते ऐसा ख्याल आया कि भाई, कितने घर जा जाके पढ़ा लेगा। एक दिन के अंदर तू अपनी स्कूलिंग भी कर रहा है। मैं 11th स्टैंडर्ड में था, 11th के फाइनल एग्जाम्स चल रहे थे, और तू कितने घरों में जाके पढ़ा लेगा। एक घर, 2 घर, 4 घर, एक दिन के अंदर 5 घंटे ही तो पढ़ाएगा, तेरी अपनी भी पढ़ाई है। और 5 घर भी जाके पढ़ाएगा, तो एक घर के अंदर 2 बच्चे, तो 10 बच्चे ही पढ़ा पाएगा। तो 10-12 बच्चों में तेरा ये गेम सिमट जाएगा। तो वहां मैंने सोचा कि यार, क्यों ना अपना एक कोचिंग सेंटर हो, जहां पर एक ही साथ 20-20, 40-40 बच्चे हमारे पास पढ़ रहे हो। बस तब सपना देख लिया था कि अपना एक कोचिंग सेंटर होना चाहिए, और नाम भी सोच लिया था। उसका नाम था OSR अकेडमी, यानी ओम साई राम अकेडमी। बट अभी इतने ज्यादा फंड नहीं थे, और ऑब्वियसली बात है, मैं खुद स्कूल के अंदर था, तो मैं इतना ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर सकता था कि मैं वहां चला जाऊं। मैंने पेरेंट्स को बोला था, बट उन्होंने कहा था अभी रुकते हैं, लेकिन अभी हम इतना जल्दी ये बात नहीं कर पाएंगे। मैं 12th में आया, मैंने 12th क्रैक की। जब मैं 12th के एग्जाम दे रहा था, तो जिस घर के अंदर
सबसे ज्यादा बच्चे पढ़ते थे 4 या 5 रोहिणी सेक्टर 7 के उस इलाके के अंदर। तो वहां पर मैंने एक पेरेंट से बात की। मैंने कहा देखो मैं 12th क्लियर करने वाला हूं और आपके बच्चे भी यहाँ पर मेरे पास पढ़ते हैं और इस गली के कई बच्चे मेरे पास पढ़ते हैं, तो क्यों ना आपका जो ये ग्राउंड फ्लोर खाली है आप मुझे रेंट पर दे दो और मैं यहीं पर ही अपना कोचिंग सेंटर खोल लूं। वो मान गए। 4,000 किराए पर बात तय हुई। मैं बड़ा खुश था। मार्च का महीना था। मैं अपना एग्जाम देकर 12th के एग्जाम देकर पास आउट ही हुआ था और फिर मैंने सोच लिया कि भैया मुझे कोचिंग सेंटर खोलना है। जब मैंने सारी शॉपिंग कर ली, मैंने एडवर्टीजमेंट बोर्ड छपवा लिए, मैंने व्हाइट बोर्ड बनवा लिया, मैंने बच्चों की कुर्सियां बनवा ली। 17 मार्च 2008 का वो दिन था। मैं उनके घर गया वो सारा का सारा सामान लेके। रात का वक्त था, 8 साढ़े 8 बज रहे थे। जैसे ही मैंने उनके घर में सामान लाकर रखा तो वो पेरेंट्स आके कहते कि सर हमने तो सोचा था कि आप बस 10-12 बच्चों को पढ़ाओगे, आप तो पूरा एडवर्टीजमेंट बोर्ड लेकर आ गए हो और यहाँ तो आप 40 कुर्सियां ले आए हो, तो एक एक बैच के अंदर आप इतने सारे बच्चे पढ़ाओगे, ये तो पूरा स्पेस ही कमर्शियल कर दोगे आप। तो कुछ मिसकम्युनिकेशन हो गया। आई एम सॉरी, मैं ये आपको स्पेस नहीं दे सकता। मैंने अपनी जितनी भी सेविंग थी, मुझे आज भी याद है 18,500 कुछ रुपए, मैंने सब उसके अंदर लगा दी थी। मैंने अपने सारे के सारे ऑफलाइन स्टूडेंट्स को, जितने बच्चे माँ बाप पढ़ रहे थे, जो होम ट्यूशन दे रहे थे, उन सबको मैंने इनवाइट कर लिया था कि बेटा 18 मार्च को हम अपना ओपनिंग करेंगे। लेकिन कुदरत को कुछ शायद और मंजूर था। वहां पर उन्होंने मना कर दिया। मैं हताश हो गया, मुझे लगा सब कुछ ही खत्म हो गया, सब कुछ गया। 18,500 जो मेरी जमा पूंजी थी सब मैंने लगा दिया। फिर मुझे याद आई उन लोगों की जिन्होंने मुझे मना किया था कि यार क्यों पंगे ले रहे हो, सब कुछ ठीक तो चल रहा है, सीए कर, सीए बनेगा, सीए का फॉर्म भी मैं भर चुका था, सीए कर, सीए बनेगा, इतना बढ़िया प्रोफेशन है, अच्छी नौकरी लगेगी तेरी। बट वहां जाकर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, मुझे इसी प्रोफेशन में रहना है, सीए तो मैं कर ही लूंगा। फिर मुझे याद आई अपने उस पुराने दोस्त की, जिसकी दुकान उसी के पास, मतलब जहां पे हमने वो ग्राउंड फ्लोर बुक किया था, जो अब हमें नहीं मिल रहा था, उसी के पास एक डीडीए मार्केट के अंदर उसकी एक दुकान थी जहां कोई आना जाना नहीं चाहता था। वो लगभग 10 से लेकर 12 साल बंद दुकान को मैंने बोला कि भाई ये मुझे किराए पर दे दे। वो कह रहा तू पागल तो नहीं हो गया, तू ये वाली दुकान लेना चाह रहा है? मैंने कहा भाई मुझे किराए पर दे दे, मुझे कल ही मुहूर्त करना है, लेकिन मैं तेरे को किराया सिर्फ 4,000 रुपये पर महीना दे पाऊंगा, इससे ज्यादा मेरे पास नहीं है। वो मान गया। हमने रातों रात उस दुकान को खाली किया। आप बिलीव नहीं करेंगे, जैसे वो हॉरर पिक्चर के अंदर जाले लगे होते हैं ना, पूरा का पूरा जाला, वहां पर वैसे जाले थे। दीवार में आपको सीधा ईंटें नजर आएंगी, कोई प्लास्टर नजर नहीं आएगा। इतनी पुरानी दुकान थी। शटर तोड़ के ऊपर करना पड़ा था हम लोगों को। और इनफैक्ट जिन पेरेंट्स का घर मैं पहले किराए पे ले रहा था, उनके बच्चे भी आए और वहां पर झाड़ू लगाई, सफाई की, पूरा का पूरा इंस्टीट्यूट ऐसा बनाने की कोशिश की कि कल मुहूर्त है। सबने मना किया कि कल मुहूर्त नहीं करते, मुहूर्त हम बाद में कर लेंगे, इसको पोस्टपोन कर दे। लेकिन मैंने ठान लिया था कि मैं 18 मार्च को ही करूंगा। और फिर आपने कभी भी मुहूर्त हवन शाम को, रात को सूरज ढलने के बाद होते हुए नहीं देखा होगा। हमारी एकेडमी का मुहूर्त रात को सूरज ढलने के बाद हुआ था, और वो भी बगैर बिजली, क्योंकि वहां पर बिजली का मीटर ही नहीं था। पड़ोस वाले भैया से एक बल्ब लेकर, उधार लेकर, हम लोगों ने वहां पर वो किया, लाइट दी, हमने इनॉग्रेशन किया, बहुत बच्चे आए, बहुत पेरेंट्स आए, वहां पर हमको बहुत ज्यादा ब्लेसिंग्स मिली और हमारा काम स्टार्ट हो गया। मैंने बहुत मेहनत की। इंस्टीट्यूट चलाते के साथ साथ मैंने सीए के अंदर एंट्रेंस ली। मैंने सीपीटी एग्जाम होता है, एंट्रेंस एग्जाम ऑफ सीए, उसको एक ही बारी में विदाउट एनी कोचिंग मैंने उसको क्रैक कर दिया। मैं सीए भी करने लगा और मैं पढ़ाने भी लगा। तब तक छोटा भाई, जिसको आज आप आशु सर, साइंस एंड फन वाले, एक्सपेरिमेंट वाले आशु सर के नाम से जानते हो, वो भी 12th स्टैंडर्ड में पहुंच चुका था। मैं कॉमर्स पढ़ाने लग गया और भाई साइंस पढ़ाने लग गया। इंस्टीट्यूट चलने लग गया। एक ही रूम का इंस्टीट्यूट था। वहां पर अगर भाई पढ़ाता था तो मैं फ्री था, मैं पढ़ाता था तो भाई फ्री था। साइकिल से मैं बाइक पर आ चुका था और भाई साइकिल पर आ चुका था। मुझे बहुत अजीब लगता था कि जब हम पढ़ाने जाते थे तो मैं तो बाइक पे था, क्योंकि मैं होम ट्यूशन भी साथ साथ पढ़ा रहा था। लेकिन जो भाई था वो जब इंस्टीट्यूट जाता था तो साइकिल पार्क करता था इंस्टीट्यूट के सामने, वहीं साइकिल पार्क करता था जब बाकी जो स्टूडेंट है वो अपनी बाइक, गाड़ियों और स्कूटी से आते थे। अजीब लगता था, बट ठीक है, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। तो हम लोगों ने वो फेज पढ़ाया, बहुत हर्डल्स आए, बहुत मुश्किलें आई, इंस्टीट्यूट को ग्रो करने की कोशिश की। आप ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत आसान होता है कोचिंग सेंटर को खड़ा करना, सिर्फ खोल दिया और कोचिंग सेंटर चली जाएगा, ऐसा नहीं होता।
बहुत मेहनत की, अपने ऊपर मेहनत की। हमें पता था कि देखो बच्चों को दोस्त बनाकर ही पढ़ा सकते हैं। हमने कभी भी बच्चों को बच्चा समझ के नहीं पढ़ाया और ये हमारा आज तक का रिकॉर्ड है। आप हमारे इलाके में जाकर पूछ सकते हो कि हमने आज तक 1 रुपए की एडवर्टाइजमेंट नहीं की। जो भी बच्चे हमारे पास आज तक आ रहे हैं वो माउथ टू माउथ पब्लिसिटी से आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको क्लास का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा लगता है कि हम उनको दोस्त बन के पढ़ाते हैं। और आशु सर तो सारे के सारे एक्सपेरिमेंट जो होते हैं बच्चों को लाइव कराते हैं। वहां पर हाइड्रोजन गैस के बलून फोड़े जाते हैं, सब कुछ उनकी आंखों के सामने होता है, तो बच्चों को समझ में आना ही था। तो यहां पर बच्चों को क्लासरूम का एटमॉस्फेयर इतना अच्छा लगने लग गया कि अपने दोस्तों को वो रिकमेंड करने लग गए और बच्चे 20 के 30, 30 के 40, 40 के 50, 50 के 100 होने लगे और मैंने होम ट्यूशन पढ़ाना बंद कर दिया। मुझे समझ में आ गया था अब भैया यही है। फिर हमने पड़ोस की दुकान, ऊपर की दुकान, साइड की दुकान, धीरे 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 हम लोगों ने एक्सपैंड करना शुरू कर दिया। चीजें बहुत अच्छी चल रही थी, बहुत अच्छी चल रही थी। मुझे याद भी आती है उन लोगों की जो कहते थे कि यार इस प्रोफेशन में क्या रखा है। मैं सीए में बहुत आगे तक चला गया था, मैंने उस प्रोफेशन को ही बीच में छोड़ दिया क्योंकि मेरे को एक दिन रियलाइज हुआ कि भाई जो सीए का एवरेज पैकेज है मैं उससे कई गुना ज्यादा कमा रहा हूं। तो मेरे को अपने अकाउंट्स नहीं मेंटेन हो पा रहे, तो मैंने कोई और सीए रखा हुआ है उसको पैसे दे रहा हूं कि भैया मेरा काम कर दे। तो मैं सीए बन के करूंगा क्या? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सीए प्रोफेशन खराब प्रोफेशन है, आई रिस्पेक्ट एवरी प्रोफेशन। तो मैं टीचिंग को भी बहुत प्रोफेशन यहां पर अच्छा मानता हूं, ठीक है ना, जो कि कोई नहीं चुनता। तो इस टीचिंग प्रोफेशन ने मुझे सब कुछ दिया है, ऐसी चीजें दी हैं जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकता था। चीजें बहुत स्मूथ चल रही थी। कोविड आ गया और सारे के सारे इंस्टीट्यूट बंद हो गए, ऑफलाइन आप नहीं पढ़ा सकते थे। पेंडेमिक था, बच्चे घर से बाहर नहीं जा सकते, हम घर से बाहर नहीं जा सकते। खबरें आने लगी कि वो वाला फलाना इंस्टीट्यूट जो हमारे इलाके में था वो बंद हो गया, कुर्सियां बिक गई, सामान बिक गया और उसने अपना प्रोफेशन चेंज कर दिया। हमें भी डर लगा कि यार अब हम क्या करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन इतनी इजीली स्विच करना इतना आसान काम नहीं था। हमको बहुत सारा सामान लेना था, गैजेट से, और प्लस सबसे बड़ी बात, मैं तो खुद हेजिटेट करता था, लोगों के सामने हेजिटेट करता था, तो कैमरा तो बहुत दूर की बात थी। तो वहां पर एक हमें बैठे भाई के साथ बात की, फैकल्टी के साथ बात की, अब क्या करना है। तो हम लोगों ने ये निर्णय लिया कि हमें भी ऑनलाइन आना पड़ेगा अगर हमें सर्वाइव करना है। तो ये भी एक हर्डल था जो हमें पार करना पड़ा। ऑनलाइन पढ़ाना अपने आप में एक बहुत बड़ा टास्क था। जहां हमारी क्लासरूम का एटमॉस्फेयर ये था कि हम बच्चों को अपना दोस्त बनाकर पढ़ाते थे, एक्सपेरिमेंट करके दिखाते थे, वहीं हमें समझ में आ गया था कि आने वाला पूरा साल हमको कैमरे को हंसाना है, हमें कैमरे को अपना दोस्त बनाना है और कैमरे के साथ हमको पढ़ाई करनी है। यहां पर हमें समझ में आ गया था कि भैया अगर सर्वाइव करना है तो यहां पर हमको ऑनलाइन स्विच करना ही पड़ेगा। 4 अप्रैल 2020 मुझे आज भी याद है जब मैंने अपना पहला रिकॉर्डेड सेशन रिकॉर्ड किया था उन बच्चों के लिए जो हमारे पास ऑफलाइन के अंदर पैसे जमा करा चुके थे ऑफलाइन पढ़ने के लिए, लेकिन वो भी मजबूर थे, हम भी मजबूर थे। तो मैंने अपना एक रिकॉर्डेड सेशन बनाया, उसको गूगल ड्राइव पे डाला और बच्चों को लिंक शेयर करना शुरू कर दिया। अभी हम यूट्यूब पे नहीं आए थे, 6-8 महीने ऐसे चलते गए। फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स कुछ ऐसे आ गए जहां पर आप लाइव पढ़ाना शुरू हो गए, हमने वहां पे लाइव पढ़ाना शुरू कर दिया। पैंडेमिक 1 बीता, इसी स्ट्रगल में बीत गया, बहुत मुश्किल थी। बाकी सारे इंस्टीट्यूट को हमने सर्वाइव तो कर लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी इनकम बहुत कम हो गई थी, लेकिन हम फिर भी सर्वाइव कर रहे थे। रेंट बर्डन आपके ऊपर बहुत ज्यादा था, लेकिन बच्चों को पढ़ाने का तरीका आज भी हमारा वैसा था। हमने पूरी की पूरी कोशिश की थी वहां पर कि हम कैमरे के साथ भी इतना अच्छा इन्वॉल्व होकर पढ़ाएं कि ताकि घर बैठे बच्चे को ऐसा नहीं लगना चाहिए कि वो एक रिकॉर्डेड सेशन देख रहा है। हमने बड़ी मेहनत की। फिर पैंडेमिक जब 2 आया तब YouTube ने एक शॉर्ट्स का एक फीचर लेकर आए। तो जो आशु सर को आप जानते हो, उन्होंने इस YouTube फीचर का फायदा उठाया और अपने पुराने, जो वो आज से 12 साल पहले रिकॉर्ड करते थे अपने एक्सपेरिमेंट बच्चों को दिखाने के लिए, जो बच्चों के साथ करते थे, वो एक रॉ फुटेज YouTube शॉर्ट पे डाल दी। 1 डाली, 2 डाली, 3 डाली और वो रातों रात सारी की सारी वायरल हो गई। इतनी वायरल हो गई कि एक एक वीडियोस पर 50-50, 100-100 मिलियन व्यूज आने शुरू हो गए। कोई वीडियो डालो वो वायरल, अगली वीडियो डालो वो वाली वायरल। हमारा चैनल जो कि साइंस एंड फन, वो रातों रात ग्रो होने लगा। इतना ग्रो हो गया कि वो वर्ल्ड का फास्टेस्ट एडटेक चैनल बन गया ग्रो होने के लिए। अब यहां पे बड़ी बड़ी कंपनीज के हमारे पास फोन आने लगे। हमारा ऑफलाइन अभी भी बंद है क्योंकि पेंडेमिक है, लेकिन हम वहां पर बच्चों को लाइव पढ़ा रहे हैं।
यहां पर दूसरी कंपनीज हमारा एक्सपीरियंस देखकर, हमारा चैनल देखकर हमको बहुत हेफ्टी अमाउंट ऑफर कर रही है कि सर सब कुछ छोड़ छाड़ के हमारे पास आ जाओ। लेकिन बचपन से लेकर आज तक जो किया खुद के लिए किया, कभी किसी और के लिए नहीं किया। हम लोगों ने बहुत सोचा कि भैया देखो पैसे की नीड तो सभी को होती है और अच्छा ऑफर है, लेकिन हमने सोचा क्यों अगर ये बंदा हमको इतना पैसा दे रहा है अपने लिए काम करने के लिए, तो क्यों ना हम वो काम खुद ही कर लें, जिस काम में हम इतने साल से माहिर ऑलरेडी हो चुके हैं। तो हम लोगों ने अपना एक दूसरा चैनल साइंस एंड फन 9th 10th 11th लॉन्च किया, जहां पर अब बच्चों को शॉर्ट्स के जरिए नहीं, बच्चों को पूरा का पूरा पढ़ाना शुरू किया। मैं वहां पर मैथ्स और अकाउंट्स पढ़ाने लग गया। वो चैनल भी रातों रात ग्रो होने लग गया, बच्चों को हमारा पढ़ाने का तरीका इतना पसंद आने लग गया। फिर हमने सोचा कि हम उन बच्चों को भी पढ़ाएंगे, एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ाना शुरू करेंगे। फिर हमने अपना ऐप लॉन्च किया साइंस एंड फन। साइंस एंड फन ऐप के अंदर हम आज भी बहुत न्यूनतम प्राइस में बच्चों को लाइव पढ़ाते हैं। पूरे देश के हजारों लाखों बच्चे हमसे डेली लाइव क्लासेस लेते हैं। तो आज मैं ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन भी हजारों लाखों बच्चों को पढ़ा रहा हूं। इसी प्रकार हम ग्रो करते गए और आज हमारा 6 मिलियन का बड़ा चैनल है, दैट इज साइंस एंड फन, और 1 मिलियन का एक चैनल है जो कि है साइंस एंड फन 9, 10, 11, 12, जहां पर हम हर एक बच्चे को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। अभी हाल ही में कॉमर्स के बच्चों के लिए भी हम लोगों ने एक कॉमर्स एंड फन नामक एक चैनल शुरू किया है, जहां पर बच्चों ने बहुत प्यार दिया है, कॉमर्स वाले बच्चों ने। और साथ ही साथ हमने हर एक प्लेटफॉर्म पे पढ़ाना शुरू कर दिया। जहां इंस्टाग्राम पर बच्चे अपना टाइम वेस्ट करते हैं इधर उधर की उल जलूल रील को देखकर, हमने रील के माध्यम से वहां पर बच्चों को 1 मिनट के अंदर, 1.5 मिनट के अंदर पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और बच्चों का क्रेजी यहां पर रिस्पॉन्स है, बच्चे बहुत खुश हैं, बहुत प्यार दे रहे हैं उस रील को। मतलब देखो, पढ़ाने का तरीका और पढ़ाने का कोई जगह नहीं होती। मेरे हिसाब से आप हर जगह किसी भी क्षण किसी भी को भी आप पढ़ा सकते हो। तो यहां पर हमें देखने वाली बात यह है कि आपको प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको बस यह देखना है कि आपको बच्चों को पढ़ाना कैसे। तो आखिरी में बस मैं आपको यह कहना चाहूंगा कि कोई भी जर्नी आसान नहीं होती, किसी की भी जर्नी आसान नहीं होती, बस उसमें हार नहीं माननी। तो अब तक ये कहानी अनसुनी रही और लोगों तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो मैं जोश टॉक्स प्लेटफॉर्म का धन्यवाद करना चाहूंगा कि मुझे बुलाया और मेरी कहानी लोगों तक पहुंचाई। और मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगी होगी, इंस्पायरिंग लगी होगी और आपको कुछ सीखने को मिला होगा। धन्यवाद।